नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने स्टैटिक्स सब्जेक्ट का आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट किया है दोस्तों। इससे पहले भी हमने दोस्तों 2 वीडियो इसके एमसीक्यू के लिया दिए हैं दोस्तों। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो उसे आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। आज हम लोग फिर आपके लिए 12 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस ला रहे हैं वो आपके चैप्टर वाइज हम लोग ला रहे हैं। जो आपके पहले चैप्टर्स हैं उसको हम लोग पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद आपके जैसे जैसे आगे के चैप्टर आते जाएंगे दोस्तों वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे कठिन सरल की बात आप लोग कमेंट में करते हैं दोस्तों। जैसा स्टैंडर्ड दोस्तों, जैसे चैप्टर हैं उसी स्टैंडर्ड के वहाँ क्वेश्चन क्रिएट हैं दोस्तों। जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़े दोस्तों क्वेश्चंस आपके और भी अच्छे लेवल के आते जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ लाते हैं दोस्तों एमसीक्यू में, उसके जो भी आपके एक्सप्लेनेशन है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। हो सकता है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बट आपको एक्सप्लेनेशन से ही रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे क्रिएट किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जनरली यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है इसीलिए इसे किया ही जाता है जिससे आपके रिवीजन के साथ आपकी तैयारी पुनः हो सके। तो दोस्तों आज हम लोग पुनः आपके लिए 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं टेस्ट। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट 3। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो दोस्तों सैम्पलिंग चैप्टर से ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को हमने कल एक सैम्पलिंग का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे उसको हमने बताया भी था और उसको समझाया भी था कि कैसे हम लोग सैम्पलिंग को यहाँ पे करते हैं, मतलब सैम्पलिंग का डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों वहाँ सबसे पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से किसको असंभावित या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाता। दोस्तों हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो क्वेश्चन को पूरे पढ़िया करिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये नहीं शब्द होता है तो इसको जरूर आप लोग ध्यान दिया करिए, या नॉट इंक्लूडेड है ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं ये नॉट छूट जाता है और आपका आंसर आते हुए क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग क्या करते हैं गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद ही हम लोग इसके ऑप्शन को देखा करें दोस्तों। कभी कभी होता नहीं दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग क्या करते हैं गलतियाँ कर देते हैं। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पूछा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन से नहीं आते हैं। तो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है, फिर है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, फिर आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और फिर आपका है पर्पसिव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण निर्देशन। तो दोस्तों आपको हमने जब बताया था कल भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमने लाया था कि सैम्पलिंग आपका 2 तरीके से किया जाता है। पहला आपका होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी मेथड और एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। यहाँ दोस्तों नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के अंतर्गत जो सैम्पलिंग है उसकी बात कर रहा है। कल हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी मेथड को 2 भागों में फिर से वर्गीकृत किया जाता है या क्लासीफाइड किया जाता है। एक होता है आपका रिस्ट्रिक्टेड और एक होता है आपका नॉन रिस्ट्रिक्टेड। तो जो आपका दोस्तों नॉन रिस्ट्रिक्टेड है वो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग बोल देते हैं जो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टेड होती है। पर दोस्तों जो रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग होती है उसके भी कुछ भाग होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस चीज़ को क्लियर से अगर समझना है दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इस पर वीडियो बनी हुई है दोस्तों सैम्पलिंग पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जितने भी मैटर्स हैं उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे। तो यहाँ दोस्तों बात आती है नॉन आपकी प्रोबेबिलिटी मेथड की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में दोस्तों हमने आपको बताया था कि आपके 4 क्या होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से 4 इसके मेथड होते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों साविचार या इसे हम लोग क्या बोलते हैं कन्वीनियंस या सुविधाजनक, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं। फिर आपका दूसरा होता है दोस्तों कोटा निर्देशन जो आपका इसमें नहीं दिया गया है। फिर आपका होता है दोस्तों यहाँ पे पर्पजीव या उद्देश्यपूर्ण
और फिर आपका एक होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो दोस्तों ये तीनों आपके क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं, बट आपका यहाँ पे जो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या सरल बिना सोचे समझे रैंडम है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का ही नॉन रिस्ट्रिक्टेड मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो आपका नॉन रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग होता है दोस्तों, उसी का नाम होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट का सी राइट आंसर है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि आपकी जो सैम्पलिंग मेथड होती है वो दो तरीके से होती है। पहला आपका होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, दूसरा एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। आपके प्रोबेबिलिटी मेथड में हम लोग इसको दो तरीके से डिवाइड किए होते हैं, जो एक आपका होता है रिस्ट्रिक्टेड आपका प्रोबेबिलिटी मेथड, एक होता है नॉन रिस्ट्रिक्टेड। जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी मेथड होता है उसी का दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। दोस्तों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इसको अगर आप लोग जान लीजिए, ऐसा सैम्पलिंग जब हम लोग किसी डाटा को लेने की, जहाँ पे जितनी भी यहाँ पे जैसे कोई एक सैंपल हमने लिया चुना, तो उसमें कोई भी डाटा दोस्तों आने की संभावना सबकी क्या होती है, बराबर होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे दोस्तों हम किसी कक्षा में जाएं और उस कक्षा में से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना हो, तो हम लोग किसी भी एक बच्चे का आपका रोल नंबर बुला लें कि 27 रोल नंबर किसका है, तो जो भी 27 वाला रोल नंबर होगा वो सामने आ जाएगा। अब हमको ये नहीं पता कि वो कितना विद्वान है कितना कमज़ोर है, बस हमने एक रैंडम ही नंबर चुन लिया 27, और उस लड़के को ले आकर हम लोग पूरे कक्षा की टेस्ट के बारे में जानकारी हम लोग समझने लगे कि वास्तव में कक्षा में कैसी पढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। इसमें देखिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी यहाँ बाधाएं नहीं है, कोई भी हम लोग यहाँ पे पहले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा के रखे थे, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं या नॉन रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी मेथड बोलते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया भी है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सरल बिना सोचे समझे निर्देशन को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह संभावित निर्देशन है, यह आपका प्रोबेबिलिटी मेथड के अंतर्गत आता है। संभावित निर्देशन वह होता है दोस्तों जो समग्र के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपके जो हमने बताया कि समग्र में से जितने भी आपके यहाँ पे नंबर हैं सबके चुनने की संभावना क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर सी था, जैसा कि हमने अभी आपको समझा भी दिया। तो दोस्तों ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। दोस्तों ये आपका इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका ये बेल शेप्ड होता है, या फिर दूसरा दिया है ऑप्शन आपका यहाँ पे असिमेट्रिकली होता है या असमित होता है, फिर आपका मोनोक्रोटिक होता है, या इनमें से सभी होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पे डी लगाए होंगे, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है कि इसकी वैध विशेषता नहीं की बात की जा रही है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये नहीं शब्द जो होता है बहुत खतरनाक होता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमेशा भी जब भी क्वेश्चन आप पढ़ा करिए। दोस्तों यहाँ पे विशेषता सामान्य बंटन की वैध विशेषता नहीं होती है, वो होती है आपकी असिमेट्रिकली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों असिमेट्रिकली है दोस्तों। दोस्तों आपकी जो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका सिमेट्रिकली आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि उसका जो आकार होता है दोस्तों वो बेल शेप्ड होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे यदि हम लोग इसके एक मध्य बिंदु से लंब डाले तो ये आपके क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे बराबर इसको बांटता है। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें हमने बताया भी था दोस्तों जब इस सब का लेक्चर हमने लिया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, असिमेट्रिकली इसका राइट आंसर है। तो इसका दोस्तों बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये देखिए एक चित्र भी यहाँ पे समझाया भी गया है कि एक समान बंटन की विशेषता यह है कि वह सममिति होता है। मतलब दोस्तों वो आपका सिमेट्रिकली होता है। सिमेट्रिकली का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वो एक समय जाकर फिर वो वापस उसी तरह उसी का आकार सेम टू सेम बनाएगा। इसे हम लोग दोस्तों सिमेट्रिकली बोलते हैं। और दोस्तों इसी का जो आपका असिमेट्रिकली का क्या मतलब होता है कि दोस्तों जब आपका क्या हो, एक तरफ ज़्यादा ऊँचा हो या आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा चपटा हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे
असिमेट्रिकली बोलते हैं दोस्तों। एक होता है आपका यहाँ पे ऐसे होता है और एक आपका होता है यहाँ पे एकदम फ्लैट। तो दोस्तों जो आपका इसको हम लोग आपका यहाँ पे प्रोसेस में दोस्तों इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये मेसोक्रिटिक होता है दोस्तों, जो दोस्तों बहुत ही ऊंचेदार होता है। यानी कि दोस्तों जब ये आपका सेब ऐसा होता है तो इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, लेप्टोक्रिटिक्स। और जब दोस्तों ये बहुत ही चपटा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेटियोक्रिटिक्स। प्लेटियोक्रिटिक्स तो दोस्तों एक यहाँ पे एक जानवर का नाम प्लेटियो होता है, उसके नाम से लिया गया है। और लेप्टोक्रिटिक्स दोस्तों कंगारू के जैसा आपका कंगारू का शेप होता है, उससे ये चीज़ लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की केवल बात की जा रही है। तो ये आपका मेसोक्रिटिक होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये मध्यम आकार के शीर्ष वाला होता है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही ये आपका घंटी नुमा होता है, मतलब बेल शेप्ड होता है, जैसे आपका देखिए बेल होती है उसी से आपका ये इसी आकार का होता है। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे आपका घंटाकार होता है, ये सही है। फिर आपका मेसोक्रिटिक होता है। तो बस यहाँ पे ये दोस्तों असिमेट्रिकली ना होकर ये क्या है, सिमेट्रिकली है, मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या होता है आपका यहाँ पे घटता है। यानी मध्यम आकार का ये आपका क्या होता है दोस्तों, आकार होता है इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी था, जैसा कि हमने अभी देखा भी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम लोग एनएसएसओ से लिए हैं, इससे पहले हम लोग सीएसओ वाले से लिए थे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण करता है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ कंडक्ट करता है। तो दोस्तों वो सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का यहाँ पे विषय पर सर्वेक्षण करता है, या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट पर यहाँ पे एनालिसिस करता है या सर्वेक्षण करता है, या आपका डेमोग्राफिकल इशूज़ के ऊपर अपना सर्वे करता है, या इनमें से सभी के ऊपर करता है। दोस्तों ये चीज़ क्वेश्चन आपका ईजी लग रहा है, पर यहाँ पे इसका जो डिटेल्स है इसको रिविजन्स कराने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों आपका यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण इन तीनों चीज़ों का क्या करता है, सर्वेक्षण करता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सर्वेक्षण तो इन तीनों का करता है, पर ये तीनों एक ही यहाँ पे आपके बोर्ड्स के द्वारा नहीं करते। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते ही होंगे कि इसका राइट आंसर डी है, पर इसका दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल्स में इसको समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण जो संगठन है वो सामाजिक आर्थिक विषयों पर तथा साथ ही कृषि एवं उद्योग संबंधी विषयों पर एवं जानकीकी मतलब जनसंख्या से संबंधित दोस्तों जो आपका विषय पर सर्वेक्षण का कार्य आपका एनएसएसओ करती है। यहाँ पे ये आपका भारत सरकार सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है दोस्तों। इसकी स्थापना आपका 1950 में हुआ था। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है दोस्तों। इसके जो ये मेन 4 प्रभाग हैं इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, फिर आपका फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, फिर आपका डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, और फिर आपका आखिरी है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। तो दोस्तों जो ये आपका ये तीनों जो आपके यहाँ पे सामाजिक आर्थिक विषय है, कृषि एवं उद्योग संबंधी विषय है, जानकीकी संबंधी विषय है, इसको अगर आपका क्वेश्चन में कभी आपका नेशनल सैंपल सर्वे नहीं देता है, बल्कि नेशनल सैंपल सर्वे की जगह आपका क्या दिया जाता है, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, तो आपको यही चीज़ क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस चीज़ को सही समझना है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। कल हमने सीएसओ के बारे में बताया था दोस्तों। तो सीएसओ का आपका डेट क्या थी इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से बताइए दोस्तों। 1950 थी कि 1951 थी। चलिए 1951 थी, राइट इसका ये है। इसका एग्जैक्ट आपको डेट बताइएगा कि 2 मार्च था कि 2 मई था दोस्तों, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। एग्जैक्ट आप लोग डेट बताइएगा कमेंट सेक्शन में सीएसओ के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर इसका ऑल ऑफ अबव था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच सैम्पलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज सेगमेंटेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से अपवर्जित समूह में विभाजित होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अभी हमने सैम्पलिंग के बारे में बताया दोस्तों, तो आपका यहाँ पे पहली बात तो ये आपका क्या है कि आपका यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कन्वेंशन सैम्पलिंग या सुविधा प्रतिचयन, फिर दूसरा आपका कोटा प्रतिचयन है, फिर आपका जजमेंट सैम्पलिंग है, फिर आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है। दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर अगर आप लोग बताइए तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग इसका राइट आंसर है। क्यों है इसको भी आप हमको समझा देते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर देखिए कोटा सैम्पलिंग है दोस्तों।
तो दोस्तों ये होता है कोटा सैम्पलिंग के अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, अगर हम लोग अभी आपको बात बताए थे कि आपका जो सैम्पलिंग है वो दो तरीके से किया जाता है, एक आपका होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में ही दोस्तों क्या आता है आपका यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग आता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका पहला देखिए दिया है कन्वीनियंस या सुविधा अनुसार प्रतिचयन, इसमें दोस्तों क्या करता है जो आपका प्रवर्तक या आपका रिसर्चर होता है वो क्या करता है अपनी सुविधा के अनुसार जो भी डाटा उसको लगता है वो जाता है स्वयं उस चीज़ को कलेक्ट कर लेता है, उसके लिए वो कोई भी यहाँ पे निर्धारण नहीं करता है दोस्तों, या कह सकते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार जो भी डाटा को समझता है कि ये डाटा हमारे लिए सही होगा इस हमारे रिसर्च उद्देश्य के लिए, तो वो डाटा उस चीज़ को कलेक्ट कर लेता है। जजमेंटन भी दोस्तों कन्वीनियंस की तरह सेम टू इट इज है, वो अपने जजमेंट पर ही क्या करता है दोस्तों निर्णय लेकर उस डाटा को कलेक्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो कोटा सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग दोस्तों होता क्या है कि जो आपका रिसर्चर होता है उसको एक एरिया निर्धारित कर दिया जाता है और उस एरिया में आपका यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपको इस वर्ग का या आपके इस ग्रुप का क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है। तो रिसर्चर जाके फिर इस कोटा जो निर्धारित किया गया है उसका उस ग्रुप में जाकर ही क्या करता है दोस्तों उतना आपका डाटा कलेक्ट करता है, उसी वर्ग जो आपके एक्सक्लूसिव ग्रुप होते हैं उन्हीं का केवल वो डाटा कलेक्ट करता है। तो इसीलिए दोस्तों जो कोटा सैम्पलिंग होता है इसको हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन जो दिया है इसको भी देख लेते हैं कि कोटा प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पारस्परिक रूप से क्या होते हैं आपका अपवर्जी समूह में विभाजित होते हैं। मतलब दोस्तों एक्सक्लूसिव में आपका एक्सक्लूसिव ग्रुप में विभाजित होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि यहाँ पे क्या किया जाता है अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बना दिए जाते हैं और उसमें एक आपका कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि जो इस आय ग्रुप के होंगे उनको ही केवल आप क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे और इस आय ग्रुप के नहीं होंगे या इस स्त्री के यहाँ पे केवल इस कोटे में इस यहाँ पे केवल स्त्रियों का डाटा लिया जाएगा, इस ग्रुप में यहाँ पे केवल क्या किया जाएगा पुरुषों का लिया जाएगा। तो इसी को हम लोग कोटा प्रतिचयन सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों कोटा प्रतिचयन गैर यदृच्छिक प्रतिचयन पद्धति है, मतलब दोस्तों नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है जैसे हमने आपको बताया। यहाँ पे दोस्तों इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक समग्र इकाई के लिए चयन की प्रायिकता पहले से पता नहीं होती। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम लोग केवल ये चीज़ निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे आपका इस आय ग्रुप या इस स्त्री का या इस पुरुष का केवल डाटा लेना है, बट यहाँ पे इसको पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कि प्रतिदर्श में या समग्र में कौन सा किसकी हम लोग यहाँ पे चयन करेंगे दोस्तों। तो ये आपका इसका दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पे परस्पर या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप में यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग को शामिल किया जाएगा। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया है कि द सैम्पलिंग एरर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द, अगर देखें दोस्तों प्रतिचयन त्रुटि इसके विपरीत अनुपातिक है। मतलब दोस्तों आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो किस चीज़ के विपरीत अनुपातिक होती है, मतलब दोस्तों किस पर वो इन्वर्स रिलेशन बनाती है दोस्तों। तो आपका पहला दिया है सैंपल साइज के हिसाब से, दूसरा दिया है पॉपुलेशन साइज के हिसाब से, तीसरा आपका सिमेट्रिक एरर है या आपका डी है सैम्पलिंग फ्रेम एरर। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि दो में से ही कोई एक आंसर है, या तो आपका सैंपल साइज होगा या पॉपुलेशन साइज है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका है सैंपल साइज। तो क्यों है ये सैंपल साइज दोस्तों, इसको आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग किसी यूनिवर्स से कोई सैंपल चुनते हैं, जैसे दोस्तों इस यूनिवर्स से हम लोग कोई सैंपल चुन लिए, अब दोस्तों होता क्या है कि इस सैंपल में दोस्तों क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आपकी सैंपलिंग एरर आती है, क्योंकि दोस्तों इसका आपका ये यूनिवर्स का जो आपका रिजल्ट होगा उस सैंपल के रिजल्ट्स में क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है दोस्तों। ये आपका इसलिए होता है कि दोस्तों सैंपल जो है वो पूर्ण रूप से आपका यहाँ पे पूरे यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। तो दोस्तों ये प्रतिनिधित्व ना करना ही इनके बीच में क्या करता है एरर पैदा कर देता है, यूनिवर्स के बीच में और सैंपल के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग किस चीज़ को बढ़ाएंगे, सैंपल साइज को बढ़ाएंगे। मतलब दोस्तों इस यूनिवर्स में जब हम लोग इस सैंपल साइज को और बड़ा कर देंगे तो हमारी जो सैंपलिंग एरर होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे दोस्तों आप सिंपल से एक एग्जांपल से अगर समझिए, यहाँ पे चित्र के हिसाब से अगर आप नहीं समझ पाते तो दोस्तों जैसे ये समझिए कि यहाँ पे आपका हमने किसी कॉलेज में जाके डाटा लेने के लिए हम लोग एक कॉलेज को चुने, उस कॉलेज में से हम लोग केवल एक बीकॉम के सेमेस्टर या बीकॉम के लोगों को, बच्चों को हम लोग चुन लिए और पूछें कि इस बीकॉम वालों लोगों से पूछा गया
कि यहाँ पर आपके विश्वविद्यालय में यहाँ पे छात्र संघ जो है वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे बीकॉम वालों ने क्या कहा कि यहाँ पे जो छात्र संघ है वो आपका बहुत ही अच्छे से कार्यरत काम कर रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जब पूरे यूनिवर्स की भी हम लोग रिसर्च किए थे तो वहाँ पे क्या था, कुछ और रिजल्ट आ रहा था कि वहाँ पे लोग सहमत नहीं हो रहे थे छात्र संघ के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग क्या किए कि हम लोग इस बीकॉम की जो सैंपल लिया था इस सैंपल को हम लोग और बढ़ा दिए और हम लोगों ने यहाँ पे आपका बीए के भी लोगों को शामिल कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग सैंपल की साइज बढ़ा दिए तो यहाँ पे जो आपका यूनिवर्स और सैंपल में जो आपका यहाँ पे एरर यहाँ पे ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे आपका सैंपल साइज बढ़ाने पे हमारा एरर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इनवर्सली आपके किसके, आपके यहाँ पे सैंपल साइज के बढ़ाने से। तो यही चीज़ दोस्तों होता है कि जब हम लोग आपके किसी पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं तो वहाँ पे दोस्तों इसका रिलेशन आपका क्या होता है दोस्तों, इन्वर्स होता है। जैसे जैसे हम लोग सैंपल साइज बढ़ाते जाते हैं हमारी जो त्रुटि होती है वो धीरे धीरे क्या होने जाती है, कम होती चली जाती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पे ए है। आशा है ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम इसका देख लें कि प्रतिचयन त्रुटि का स्तर प्रतिचयन आकार से विपरीत अनुपातिक होता है। मतलब दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आपका सैंपलिंग साइज को बढ़ाते जाते हैं हमारी जो सैंपलिंग एरर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि दोस्तों जैसे जैसे समग्र में से प्रतिचयन के आकार को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका सैंपलिंग एरर कम होता जाता है एज अ अनुपातिक रूप से। वहाँ पे आपका प्रतिचयन त्रुटि आपकी कम होती जाती है और अनुपातिक रूप से हम लोग सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं। दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर हम लोग देखिए यहाँ पे दिया भी है कि जैसे जैसे हम लोग सैंपलिंग साइज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा सैंपलिंग एरर क्या होगी, कम होती चली जाएगी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे इसीलिए सैंपल साइज है, ना कि आपका यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है। तो आशा है दोस्तों ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज इनटू 2 कैटेगरी रूरल एंड अर्बन। मतलब दोस्तों किसी महाविद्यालय के छात्रों का ग्रामीण एवं शहरी में 2 वर्गों में वर्गीकरण कहलाता है क्या, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रामीण एवं शहरी की बात किया जा रहा है। तो आपके दिमाग में यहाँ पे किस चीज़ का राइट आंसर रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका दिमाग कहाँ पे गया होगा, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में गया होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण और शहरी की बात किया जा रहा है। पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों इसका ए है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग संख्या की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी संख्या में हम लोग यहाँ पे क्लासीफाइड कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रामीण एवं शहरी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ग्रामीण और शहरी गुण होते हैं दोस्तों, ना कि ये कोई आपका भौगोलिक स्थिति होती है दोस्तों। जब हम लोग दोस्तों गांव या आप क्या कह सकते हैं कि गांव के लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रामीण के परिप्रेक्ष्य में, और शहर के लोगों को हम लोग यहाँ पे शहरी के नाम से समझ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग भौगोलिक की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे हम लोग इंडियन कहें और आपके ब्रिटिशर या कह सकते हैं आपके अंग्रेज कहें, तो यहाँ पे आपका भौगोलिक वर्गीकरण आप कह सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों ये आपके ग्रामीण और शहरी का यहाँ तात्पर्य यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप किसके विशेषताओं से है या गुणात्मक गुण से है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है दोस्तों इसमें आपका क्वालिटेटिव और जियोग्राफिकल में कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों। जब भी सीमा की बात आए तभी आप लोग क्या करिएगा, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन करिएगा, नहीं तो हमेशा उसको किस में रखिएगा, क्वालिटेटिव में ही रखिएगा दोस्तों। जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों कि सांख्यिकी विषय सामग्री जिन्हें संख्याओं में व्यक्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संख्यात्मक वर्गीकरण। और जब दोस्तों हम लोग उसको गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर करते हैं, जैसे साक्षरता हो गई, बुद्धिमानी हो गई, गरीबी, अमीरी, ईमानदारी, जाति, धर्म, तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत शामिल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुणात्मक के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस समांकों का विभाजन गुणों अथवा विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होता है दोस्तों। जब किसी एक गुण या विशेषताओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है तो उसे हम लोग साधारण गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और जब दोस्तों 1 से यानी 2 से अधिक हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बहुगुणात्मक वर्गीकरण। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका ए है। आपको आशा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो दिया है इन क्वेश्चनियर हाउ मेनी आंसर शुड बी देयर फॉर सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। मतलब प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए या अनेक होने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 है।
क्यों दो होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चनियर होता है, जब भी हम लोग सीधे विकल्पीय प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों, उसमें हाँ या नहीं की ही हम लोग वो बात करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि क्या आप रात में क्या कहते हैं दूध पी के सोते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? दो ही होगा, हाँ या नहीं। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है कि विकल्पीय प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रश्नावली बनाई जाती है इसमें केवल दो ही क्वेश्चन या दो ही आपके यहाँ पे उत्तर शामिल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 है। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर 2 होने चाहिए। अनुसंधान उद्देश्यों के अनुरूप प्रश्नावली तथा अनुसूचियों के निर्माण में प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में एक विशेष महत्व होता है। दोस्तों हमने आपको कल भी बताया था कि जब प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है दोस्तों, वो प्रश्नावली या क्वेश्चनियर शेड्यूल या आपका इंटरव्यू मेथड के थ्रू होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, कल भी हमने इसको बताया था। तो क्वेश्चनियर में दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि आपका प्राथमिक आंकड़ों को संकलन के लिए एक विशेष महत्व होता है, और प्रश्नावली में सीधे विकल्पीय प्रश्न में केवल 2 ही विकल्प होने चाहिए, जैसे हाँ या नहीं, ये दोनों सीधे विकल्प होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और कहा जाता है कि प्रश्नावली को बहुत ही स्पष्ट रूप से बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोई ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिसर्च होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, और सही आपके निष्कर्ष पे आप नहीं पहुँचेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑर्ग्यू कर्व वी कैन एस्टिमेटेड टोरन वक्र की सहायता से अनुमान लगाते हैं। मतलब ऑर्ग्यू कर्व का उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो ऑर्ग्यू कर्व होता है वो आपका मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं दोस्तों। और आपका जो हिस्टोग्राम कर्व होता है उसे हम लोग किस में यूज करते हैं दोस्तों, मोड में यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऑर्ग्यू हमेशा किस में यूज होता है, मीडियन के लिए, और हिस्टोग्राम जो होता है वो आपका किसके लिए यूज होता है, आपका बहुलक के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे मीडियन इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे त्वरण वक्र या औगिक वक्र की सहायता से हम मीडियन का अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों संचयी बारंबारता या बंटन का ग्राफिकी निरूपण संचयी बारंबारता वक्र का त्वरण वक्र कहता है। मतलब दोस्तों जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं दोस्तों। तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग ग्राफी निरूपण के लिए संचयी बारंबारता वक्र का त्वरण वक्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। संचयी बारंबारता वक्र का त्वरण वक्र बनाने की 2 विधियाँ हैं, से कम या से अधिक। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मोड के लिए भी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, मोड के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हिस्टोग्राम, यहाँ पे हम लोग वक्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आशा है ये आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो दिया है द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। मतलब दोस्तों सांख्यिकीय अन्वेषण के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डाटा, या समांकों के संकलन के बाद, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डाटा, समांकों के संकलन के पूर्व, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द डाटा, समांकों के संकलन के दौरान, या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो उद्देश्य निर्धारित होता है वो किसी भी आपके डाटा को कलेक्ट करने से पहले ही उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। मतलब दोस्तों कि हम लोग किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे, इस उद्देश्य को हम लोग पहले निर्धारित करते हैं। मतलब दोस्तों हम लोग किसी गांव में रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, उस गांव के लोगों के इनकम के बारे में या उन गांव के लोगों की रहन सहन या लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पता करना। तो ये उद्देश्य आप पहले ही क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। फिर आप जाएंगे उस गांव में, डाटा को कलेक्ट करेंगे और उस डाटा को फिर हम लोग क्लासीफाइड करके उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका डाटा कलेक्ट करने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उद्देश्य को निर्धारित करते हैं कि हम लोग जो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वास्तव में हम लोग किसके लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर ये होगा कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डाटा, मतलब समांकों के संकलन के पूर्व ही हम लोग उद्देश्यों का निर्धारण आपके सांख्यिकीय अन्वेषण के लिए कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि सांख्यिकीय अन्वेषण का उद्देश्य अन्वेषक के शुरू होने से पहले ही निश्चित किया जाता है। अन्वेषण की शुरुआत में परिकल्पना निश्चित की जाती है। परिकल्पना को दोस्तों हाइपोथेसिस बोलते हैं दोस्तों। एक आपका नल होता है और एक आपका वाइड होता है, इसे नल को वाइड भी बोलते हैं। दूसरा दोस्तों आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है दोस्तों। आपका नल को हम लोग H0 बोलते हैं, अल्टरनेटिव को हम लोग H1 हाइपोथेसिस बोलते हैं दोस्तों। हाइपोथेसिस क्या है, इस पर हम लोग डिटेल में चीज़ों को समझाएं दोस्तों, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा लेक्चर है।
तो उसका राइट आंसर दोस्तों बी है। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ दिया है कि अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक of population is called a parameter and similar measure of the sample is called। मतलब दोस्तों समग्र को मापने का उपाय पैरामीटर कहलाता है, तो इसी तरह नमूने को मापने का उपाय क्या होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि आपका जो पॉपुलेशन को जो हम लोग नापते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, उसी तरह सैंपल को मापने के हम लोग क्या चीज़ का शब्द का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड एरर, नॉन पैरामीटर, आपका सैम्पलिंग एरर या सांख्यिकी। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अगर हम बताएं तो इसका राइट आंसर डी सांख्यिकी है। दोस्तों जिस तरह हम लोग यहाँ पे पैरामीटर के जो पॉपुलेशन के लिए हम लोग दोस्तों जो मीन होता है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और आपका सैंपल के मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल मील बोलते हैं, जिसे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं दोस्तों। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जो पॉपुलेशन का आपका पैरामीटर है उसको हम लोग ये मेजर करने के लिए पैरामीटर का उपयोग करते हैं। उस तरह सैंपल को जो मेजर करते हैं उसको दोस्तों स्टैटिस के नाम से हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सांख्यिकी में समग्र को मापने के उपाय को पैरामीटर कहलाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों आपका यहाँ पे नमूने मतलब सैंपल को मापने के लिए दोस्तों यहाँ पे सांख्यिकी शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपका समग्र में माध्य को म्यू से कहते हैं, उसी तरह आपका नमूने के या सैंपल के माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल मीन कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको आशा है दोस्तों समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग समझ लीजिए। पॉपुलेशन के लिए हम लोग पैरामीटर यूज करते हैं और सैंपल के लिए हम लोग स्टैटिक्स यूज करते हैं पैरामीटर आपके यहाँ पे मेजर करने के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर डी था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ दिया है कि विच इज़ द यूज व्हेन सैंपल साइज स्मॉल। मतलब दोस्तों जब नमूने का आकार छोटा हो तो हम लोग इनमें से कौन सा टेस्ट का प्रयोग करते हैं, टी टेस्ट, मोड, एफ टेस्ट, नॉन ऑफ द आपका दिस। तो मोड तो होगा ही नहीं दोस्तों, इसका सवाल ही नहीं होता है। टी टेस्ट और एफ टेस्ट की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसका राइट आंसर टी टेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि टी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी सैंपल साइज होती है वो क्या होती है दोस्तों, 30 या 30 से कम होती है दोस्तों, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 30 हो सकती है दोस्तों, पर ये 31 नहीं हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे अगर नमूने का छोटे आकार का मतलब यहाँ पे 30 को लगाया जाता है दोस्तों। जब 30 से कम यहाँ पे आपका सैंपल साइज होता है तो वहाँ पे हम लोग टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो टी टेस्ट को हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो आपका इसको यानी प्रतिपादित जो किए थे दोस्तों विलियम एस गोसेट द्वारा टी टेस्ट को बताया गया था। विलियम एस गोसेट नाम याद कर लीजिए दोस्तों। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टी टेस्ट के प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम एस गोसेट थे। ये स्टूडेंट टी यानी स्टूडेंट टेस्ट के नाम से अपने इस चीज़ को प्रतिपादित किए थे दोस्तों। इस पर एक कहानी दोस्तों आप लोग गूगल करिएगा तो आपको इस कहानी के बारे में पता चल जाएगा क्यों इन्होंने स्टूडेंट टेस्ट का नाम दिया था दोस्तों। बहुत ही रोचक कहानी दोस्तों, इसको आप लोग जरूर गूगल करके पढ़िएगा जरूर। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर टी टेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों टी टेस्ट के बारे में दोस्तों हम लोगों ने इस पे यहाँ पे देखिए दिया भी है कि जब नमूने का आकार छोटा होता है तो उस अवस्था में टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। टी टेस्ट किसी भी सांख्यिकीय परिकल्पना परीक्षण है जिसमें परीक्षण आकार शून्य परिकल्पना के तहत एक छात्र के वितरण मतलब यहाँ स्टूडेंट टी टेस्ट का अनुसरण करता है दोस्तों टी टेस्ट तब लागू किया जाता है जब टेस्ट स्टैटिक एक समान वितरण का पालन कर रहा होता है तथा नमूने का आकार छोटा होता है। तो दोस्तों टी टेस्ट का उपयोग दो समूहों के मध्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो समूहों के मध्य आपका यहाँ पे डिफरेंसेस या कह सकते हैं यहाँ पे वेरिएंस चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसका टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो उसका यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी आप लोग को याद नहीं होगा तो ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आपका यहाँ पे n-2 से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट या स्टैंडर्ड एरर को हम लोग मेजर्स करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिग्निफिकेशन जो देखते हैं दोस्तों इसी से हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें आज के आखिरी क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम मेथड ऑफ द सेलेक्टिंग
सैंपल फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। दोस्तों सैंपल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और सैंपल पे ही खत्म कर रहे हैं। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिए हुए समग्र से प्रतिदर्शित का चयन करने के लिए गैर यादृश पद्धति है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है दोस्तों सैंपल वाला टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये आप हमने जैसे समझाया तो दोस्तों उसको ग्राफ अगर आप लोग एक बार देख लेंगे जैसे हमने समझाया दोस्तों, तो आपको हमेशा के लिए वो ग्राफ दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी आपका ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। दोस्तों हमने आपको फिर यहाँ पे आपको रिवाइज कर दे रहे हैं जाते जाते कि यहाँ पे आपका जो सैंपल होता है उसको दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। एक आपका होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड को। नॉन रिस्ट्रिक्टेड को ही दोस्तों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बोला जाता है दोस्तों, और रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के अंतर्गत दोस्तों हम लोग 4 आपके यहाँ पे क्या कहते हैं इसके अंतर्गत है और 4 आपके नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर भी है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड है दोस्तों ये आपका क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी मेथड है। फिर आपका सिस्टमैटिक भी क्या है दोस्तों, रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी मेथड है। और मल्टी स्टेज भी क्या है दोस्तों, आपका रिस्ट्रिक्टेड आपका प्रोबेबिलिटी मेथड है। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम मेथड सेलेक्टिंग सैंपल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे आपका नॉन रैंडम की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, कोटा सैम्पलिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कोटा सैम्पलिंग है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोटा निर्धारित कर देते हैं, फिर उसमें हम लोग किसी चीज़ को स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इसी चीज़ को हम लोग को डाटा लेना है दोस्तों, या प्रवर्तक जो रिसर्चर होता है उसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में भी करते हैं दोस्तों, बस यहाँ पे हम लोग स्टार्टर बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस चीज़ टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ पे हमने इस चीज़ को पूरा बाकायदा समझाया है कि किस चीज़ को कैसे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे गैर यादृश पद्धति, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका कोटा सैम्पलिंग ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। सी 12th का लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया भी है, इसको देख लीजिए कि जो आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग है यह गैर प्रायिकता या गैर प्रतिशत, इसके बहुत से नाम है दोस्तों। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक समग्र इकाई के चयन की प्रायिकता पहले से पता नहीं होती है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हो सकते। पद्धति समग्र का प्रतिनिधित्व होता है, इस चीज़ के साथ साथ यहाँ पे चयन की जो प्रायिकता है उसका निर्धारण नहीं करता है दोस्तों। गैर यादृच्छिक परीक्षण के अंतर्गत दोस्तों इन विधियों को शामिल किया जाता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है आपका विमात्मक, फिर आपका स्नोबॉल है, फिर यहाँ पे कोटा है, फिर आपका पर्पोजी या डेलिवेटिव है, फिर आपका कन्वेंशन सैम्पलिंग है। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको इस सभी के बारे में दोस्तों अपने वीडियो में समझाया है डिटेल से, तो आप जाके उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 12 ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको केवल समझना जरूरी है दोस्तों, उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनती है दोस्तों, और हर क्वेश्चन को दोस्तों खुद से सॉल्व कर रहा किया है, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे राइट आंसर देखा करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को ऐसे वीडियो शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।